प्यारे बच्चों, आपने अध्याय 1 परिमेय संख्याएं गणित का तैयार कर लिया होगा। आज हम अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपने अध्याय 1 के सूत्र परिभाषाएं लिख लिए होंगे, चाहे सूत्र कॉपी में लिखा हो या फेयर कॉपी के पीछे। उसी के आगे अध्याय 2 के आपको सूत्र परिभाषाएं लिख लेना है। साथ ही यह अध्याय बड़ा है, इसलिए इस अध्याय को हम 2 भागों में बना रहे हैं। पहले भाग में हम ऐसी प्रश्नावलियां लेंगे जिनमें एक चर वाले रैखिक समीकरण बने बनाए दिए गए हैं, और दूसरे भाग में हम ऐसी प्रश्नावलियां लेंगे जिसमें इबारती सवाल हैं, और इबारती सवालों से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण बनाकर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। हम सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। वह समीकरण जिसमें एक चर हो तथा चर की अधिकतम घातांक 1 हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो समीकरण है उसमें एक चर होनी चाहिए। यह चर x, y, z में से कोई भी हम ले सकते हैं, और साथ में उसकी घातांक 1 होनी चाहिए। 1 होने पर घातांक, यदि हम उस समीकरण का आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो हमें एक सरल रेखा मिलती है। इसलिए इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 5x बराबर 25। दूसरा उदाहरण है 2x ऋण 3 बराबर x धन 5। हम पहले समीकरण में देखें तो x पर 1 की घात है, 1 की घात लगाई नहीं जाती, और x का एक पद है। दूसरे समीकरण में x के 2 पद हैं, और दोनों जगह आप ध्यान से देखिए कि चर की घात 1 है, इसलिए यह इसका उदाहरण है। अब हम कुछ विशेष उदाहरणों के द्वारा हम देखें। तो आप ध्यान से देखिए, हमने 6 उदाहरण लिए हैं। पहला है 3x धन 5। तो इसमें एक चर है x और घातांक है 1, लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह एक चरीय व्यंजक होगा। दूसरे उदाहरण में 3x वर्ग धन 5 में एक चर है x और घात है 2, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह द्विघातीय व्यंजक कहलाएगा। तीसरे में देखें 3x धन 2y बराबर 5। इसमें दो चर हैं x और y, और साथ में इन चरों की घातें हैं 1, इसलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। चौथे में 3x वर्ग धन 5 बराबर 2। इसमें एक चर है x, लेकिन घात है 2, इसलिए यह एक चरीय द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। अगला है पांचवा 3x धन 2 बराबर 10। इसमें एक चर है x और इसकी घात है 1, इसलिए यह परिभाषा के अनुसार एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अगला है 3x धन 2 बराबर x धन 10। इसमें x के 2 पद हैं और दोनों जगह x पर 1 की घात है, इसलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। यहां हमने एक नोट पॉइंट दिया है कि जब ध्यान रहे, समीकरण में सदैव समता यानी बराबर का चिन्ह होता है, जबकि व्यंजक में नहीं होता। यदि बराबर का चिन्ह लगा है तो वह समीकरण होगा, और यदि बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो वह व्यंजक होगा। नोट करके हमने लिखा है, दूसरे में समीकरण बनाया लिखा है हमने 3x धन 5 बराबर 4x ऋण 2। तो बराबर यानी समता के बाएं तरफ जो लिखा है
वह कहलाएगा बायां पक्ष। यहां पर लिखा है 3x धन 5, तो बायां पक्ष होगा 3x धन 5, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और बराबर के दाहिने तरफ लिखा है 4x ऋण 2, तो यह कहलाएगा दायां पक्ष। इसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। इस तरह आप बायां पक्ष और दायां पक्ष समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नोट, एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है। ऐसा चर के कुछ मानों के लिए ही होता है और चर के ऐसे मानों को हम समीकरण के हल कहते हैं। एक हमने उदाहरण लिया है 2x ऋण 3 बराबर 7। यहां पर इस समीकरण में यदि हम x की जगह 5 रखें तो बाएं पक्ष में होगा 2 लिखेंगे और कोष्टक में 5, तो 5 दूनी 10 ऋण 3 बराबर 7। तो बायां पक्ष आ जाएगा 7 और दायां भी बराबर में है 7, इसलिए x बराबर 5 इस समीकरण का हल होगा। अब आप कहें सर हम x बराबर 2 रख दें, आप 2 रख के देख लीजिए। तो 2 कोष्टक में 2 यानी 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो बाएं पक्ष में बचेगा 1, जबकि दाहिने पक्ष में है 7 जो कि बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 समीकरण का हल नहीं होगा। अब हम समीकरण हल करने की विधियां पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली विधि है तुल्यता विधि है। जैसे हम एक तराजू लें और उसमें हम एक तरफ बांट रख दें और उसी के समान दूसरी वस्तु रख दें, और फिर यदि वस्तु और बांट दोनों की तरफ हम एक सी कोई भी चीज चढ़ाएं, दोनों तरफ रखें, तो वह तुला एक समान होगी। तो यहां पर हम समीकरण के दोनों पक्षों में एक सी संक्रिया करेंगे, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा और चाहे भाग, यानी समान पद को हम जोड़, घटाना या गुणा या भाग कर सकते हैं। इसके द्वारा हम समीकरण को हल कर सकते हैं। हम देखें, एक उदाहरण लें इस विधि पर। उदाहरण है 7x ऋण 9 बराबर 16। अब हमें x का मान निकालना है। तो यहां पर x का पद 1 है, तो जिस तरफ हो, चाहे बाएं तरफ चाहे दाएं तरफ, इस स्थिति में पक्षांतरण या समायोजन की आवश्यकता नहीं है, उसे उसी पक्ष में रहने दीजिए। यदि 2 पक्ष में होगा तो फिर उसे अपन सुविधा अनुसार हल करेंगे। तो यहां पर 7x को हमें x निकालना है, तो सबसे पहले इसके साथ में ऋण 9 है बाएं पक्ष, तो इस ऋण 9 को हटाने के लिए बाएं पक्ष में हम धन 9 यानी 9 जोड़ेंगे। तो बाएं पक्ष में हमने धन 9 किया तो हमें दाएं पक्ष में भी धन 9 करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर। जोड़ा, 9 से 9 कट गए तो इधर बचा 7x और इधर 16 में 9 जुड़ गए तो बराबर 25। अब फिर x का निकालना है, तो 7x का मतलब है 7 का x में गुणा। अब इस 7 को हटाना है, गुणा में है, तो हम 7 का भाग करेंगे बाएं पक्ष में। तो अब हम दाएं पक्ष में भी भाग करेंगे, तो दोनों पक्षों में 7 का भाग देने पर 7 से 7 कट गए, x बचेगा और इधर हो जाएगा 25/7। तो यह पहली विधि हुई। दूसरी विधि है पक्षांतरण विधि। इस विधि में हम x का मान निकालने के लिए पक्षांतरण के द्वारा हल करेंगे। इसमें हमने कुछ सांकेतिक भाषा में आपको बताने की कोशिश की है। पक्षांतरण में तीर के निशान लगे हैं बाएं से दाएं तरफ और दाएं से बाएं तरफ, यानी धन का पक्षांतरण बाएं से दाएं हो तो ऋण और दाएं से बाएं हो तो धन, यानी धन का ऋण और ऋण का धन किसी भी पक्ष से किसी दूसरे पक्ष में ले जाने पर। और गुणा का भाग या दूसरे शब्दों में हम बटे कहेंगे, और बटे या भाग का पक्षांतर होगा तो गुणा। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो उदाहरण में 3x बराबर 2x धन 18।
इसमें x के दो पद हैं, बाएं तरफ 3x और दाएं तरफ 2x। तो हम दाहिनी तरफ से 2x धन के 2x को हम बाएं तरफ ले जाएंगे पक्षांतरण के द्वारा। तो हमने नीचे लिखा है धन 2x का पक्षांतरण करने पर, साथ में हमने इसमें तीर का निशान भी एक छोटा सा लगा दिया कि हम उस तरफ बराबर के ले जा रहे हैं। आप चाहें तो धन 2x लिखें और ना चाहें तो ना लिखें, केवल 2x अकेला लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हमने ये लिख दिया है। तो 3x, अब धन 2x इस तरफ आ गए बाएं तरफ, तो ऋण 2x और बराबर यहां बचेगा धन 18। अब धन 18 पहला पद है, शुरू में धन नहीं लगाया जाता तो हमने नहीं लगाया, आप लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x में से 2x गए तो बचा x, x बराबर 18। एक और उदाहरण के द्वारा हम देखें, 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। तो यहां पर पहले हम x के पद देखें तो 5x है और धन के 3x। तो हम ये दाहिनी तरफ से धन के 3x को हम बाएं तरफ पक्षांतरण कर रहे हैं। तो 5x ऋण 3x धन 9 बराबर 5। 5x में से 3x घट गए तो 2x धन 9 बराबर 5। अब बाएं पक्ष से हम धन 9 को, क्योंकि अब ये दोनों धन 9 हटाना है, तो हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे पक्षांतरण के द्वारा। तो 2x बराबर 5 ऋण 9, तो 2x बराबर ऋण 4। अब यहां धन 4 आएगा कि ऋण 4, तो जोड़ घटाना के कुछ नियम हम आपको और भी कुछ विशेष गणित के सिद्धांत हम एक अलग से वीडियो में आपको बता देंगे। तो यहां पर x का मान निकालना है, तो ये 2 का हम पक्षांतर करेंगे और यह गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर ऋण 4/2 कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा x बराबर ऋण 2। तो ये समीकरण हल करने की 2 विधियां हैं। समीकरण के बारे में आपने जाना। अब इस अध्याय में हम पहले भाग में पढ़ रहे हैं वे प्रश्नावलियां जिनमें हमें समीकरण एक चर वाले बने बनाए दिए गए। पहली प्रश्नावली है 2.1, इसे हम नियम विधि से हल कर रहे हैं, समता विधि से। तो पहला सवाल है, हम 2.1 का तीसरा सवाल ले रहे हैं, 6 बराबर z धन 2। तो यहां चर एक तरफ है, केवल बाएं तरफ एक पद है, तो z को हम बाएं तरफ रहने दें। अब इसमें धन 2 है तो इससे हम हटाना चाहते हैं, तो हम दाएं तरफ धन 2 हटाना है तो ऋण 2 कर देंगे। तो अब इधर ऋण 2 किया तो बाएं तरफ भी ऋण 2 करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया है दोनों पक्षों में 2 घटाने पर। तो 6 ऋण 2 बराबर z धन 2 ऋण 2, तो 2 से 2 कट गए, तो 6 ऋण 2 यानी 4 बराबर z, या हम लिख देंगे z बराबर 4। ऐसा इसलिए करते हैं कि हम बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को हम बाएं पक्ष में पूरा पूरा लिख सकते हैं। जिस तरह तराजू में जिस तरफ बांट रखा है और दूसरी तरफ वस्तु रखी, यदि वस्तु को हम बांट की तरफ रख दें और बांट को वस्तु की तरफ, तो कोई अंतर नहीं आता। इसी तरह यहां भी यह समता का निशान है, तो इसलिए कोई अंतर नहीं आता। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल हम इस प्रश्नावली का चौथा देखेंगे, 3/7 धन x बराबर 17/7। तो यहाँ चर का एक पद है बाएं पक्ष में और साथ में इसके साथ धन में है 3/7। ध्यान रखें 3/7 में यह धन का चिन्ह नहीं माना जाएगा, यहां आगे जो है वो ऋण है या धन इस चिन्ह के अनुसार लिया जाएगा। तो यह इसके साथ धन में है और कितना है 3/7, वो भी धन के। तो हम इस 3/7 को हम घटाना है, या दूसरे शब्दों में हम कहें हटाना है, तो 3/7 के लिए हम ऋण 3/7 बाएं पक्ष में कर देंगे। अब घटाया है 3/7 तो हम दाएं पक्ष में भी घटा देंगे ऋण 3/7। अब यहां 3/7 से 3/7 कट गया तो x बराबर,
अब यहाँ दाहिने पक्ष में बराबर में 7 दोनों तरफ है तो लघुत्तम 7 हो जाएगा। यह नियम भी हम आपको उन्हीं अलग से एक जो चैप्टर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम लघुत्तम के भी कुछ विशेष नियम बताएंगे। तो दोनों के हर में एक जैसा है तो लघुत्तम 7 हो गया और अंश में आएगा 17 ऋण 3। 17 में से 3 गए तो 14/7 कट गया तो हमारे पास बचा x बराबर 2। अगला सवाल हम देखें, छठा सवाल। तो छठवें सवाल में है t/5 बराबर 10। अब हमें यहाँ चर है t और भाग में है 5। इस भाग में 5 को हटाना है। अब भाग में है तो हमें गुणा करना पड़ेगा। देखो धन में है तो घटाना पड़ेगा, ऊपर हम पहले ही बता चुके। घटाना है तो जोड़ना पड़ेगा, गुणा है तो भाग करना पड़ेगा और भाग है तो गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भाग है तो हम 5 का दोनों पक्षों में गुणा कर दें। जैसे ही हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा t/5 गुणित 5 बराबर 10 गुणित 5। 5 से 5 कट जाएगा तो t बराबर 50। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3। इसमें चर के 2 पद होंगे। अभी आपने 2.1 में चर का 1 पद देखा था और इसे हम पक्षांतरण विधि से करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास है 3x बराबर 2x धन 18। तो इसमें चर के 2 पद हैं, बाएं पक्ष में 3x और दाएं पक्ष में 2x। तो हम दाएं पक्ष से धन 2x को हम बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे। धन है तो ऋण हो जाएगा। 3x ऋण 2x बराबर 18। हमने लिख दिया है कि धन 2x का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 3x में से 2x घट गए तो x बराबर 18। अब इसमें हमें उत्तर की जांच भी करनी है। तो हम सवाल के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में x का मान 18 रखेंगे। हमारे सवाल का बायां पक्ष यानी LHS है 3x। तो 3 कोष्टक में x की जगह 18, 18 × 3 = 54। अब दाहिना पक्ष देखें RHS बराबर 2x धन 18। x की जगह हमने 18 रख दिया तो 2 कोष्टक में 18 धन 18 हल करें तो 18 दूनी 36 धन 18 बराबर 54। तो इस प्रकार हमारा LHS बराबर RHS दोनों का मान हमारा 54 आया था। इसलिए जो x बराबर 18 है यह इस समीकरण का हल होगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसी का हम सवाल नंबर 6वां लेते हैं। 8x धन 4 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 1 धन 7। अब हम इसको पहले सरल कर लेंगे। 8x धन 4 यहाँ कोष्टक है तो हल करेंगे बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे 3x ऋण 3 धन 7। अभी और हल करें तो 8x धन 4 बराबर 3x और ऋण 3 धन 7 तो हमारे पास बचेगा धन 4। अब हम पक्षांतरण एक साथ दोनों तरफ कर सकते हैं। x के 2 पद हैं, बाएं तरफ 8x और दाएं तरफ धन 3x। तो हम दाहिनी तरफ से धन 3x को बाएं तरफ ला रहे हैं और साथ में धन 4 है, अंक है, तो इसे हम दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं। तो हमने लिखा है कि धन 3x का बाएं पक्ष में और धन 4 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। तो 8x अब 3x इस तरफ आ गए धन के तो ऋण हो गए बराबर धन 4 और धन 4 बाएं से दाएं तरफ चलेगा तो हो गए ऋण 4। अब हम देखें तो 8x ऋण 3x तो आ गया 5x और 4 ऋण 4 कट गया तो आ गया 0। अब हमें 5x में x का मान निकालना, तो 5 गुणा में है तो पक्षांतर में बटे में चला जाएगा, अर्थात 5 का गुणा से पक्षांतर हुआ तो बटे में दाहिनी तरफ। तो हमने लिख दिया 5 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर तो x बराबर 0/5। तो x बराबर 0। यदि किसी पद में 0 का गुणा हो या 0 अंश में हो तो उसका मान 0 होता है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे पिछले सवाल की तरह।
तो हम इसमें x LHS लेंगे, बायां पक्ष बराबर 8x धन 4 और x की जगह हम 0 रखेंगे बराबर 8 कोष्टक में 0 धन 4, 8 का 0 में गुणा हुआ तो 0 धन 4 बराबर 4। इसी तरह हम दायां पक्ष लेंगे बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 1 धन 7, 3 x की जगह 0 रखेंगे, 0 ऋण 1 कोष्टक बंद धन 7, हल करें बराबर 3 कोष्टक में ऋण 1 धन 7 बराबर ऋण 3 धन 7, हल करने पे आया 4। तो आप देखिए बाएं पक्ष का मान भी 4 आया और दाएं पक्ष का मान भी 4 आया, यानी बराबर आया है, इसलिए यह x बराबर 0 समीकरण का हल है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्नावली के आप सभी सवाल करके देखिएगा। सवाल आपको ज्यादा करना चाहिए, जितने ज्यादा आप सवाल करेंगे आप उतने होशियार होंगे। अब हम देखें, इसी में एक और प्रश्नावली दी है 2.5, जो कि कठिन प्रश्नों पर आधारित है। यानी पहले हम सवाल को सरल कर लेंगे और फिर प्रश्नावली 2.1 और 2.3 के अनुसार हल कर देंगे। पहला सवाल है x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन x/4। तो यहां पर हम देखें तो जब इस तरह से भिन्नात्मक रूप में सवाल हो तो जो हर हैं, उन जितने भी हर हैं पद के, उनके हम लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम आप सबसे बनता है। तो हम यहाँ पर हर है हमारे पास 2, 5, 3 और 4। तो हम लघुत्तम निकालेंगे। 2, 5, 3 और 4 का लघुत्तम हमने बाजू में रफ कायर में निकाल दिया, आप भी निकाल लिया करो। तो हमें लघुत्तम मिला 60। तो हम 60 का दोनों पक्षों में गुणा करें। ध्यान रहे गुणा करते समय प्रत्येक पद में गुणा होगा, और हम आपको पहले इस बता चुके हैं कि पद हमेशा धन या ऋण से अलग होते हैं। यदि कोष्टक लगा है और गुणा में है तो ये अपन आगे के क्लासेस में समझेंगे। अब देखें यहाँ x/2, इसमें कुल 4 पद हैं, 1, 2, 3, 4। तो अब x/2 में भी 60 का गुणा हुआ, ऋण 1/5 में भी 60 का गुणा हुआ बराबर x/3 में भी 60 का गुणा हुआ, धन 1/4 में भी 60 का गुणा। हल करने पर जैसा आप देख रहे हैं हमने काट दिया है, तो हमें मिला 30x ऋण 12 बराबर 20x धन 15। ध्यान रहे जैसे यहाँ x पहले लिखा है और 30 बाद में लिखा, तो x 30 नहीं लिखा जाता, पहले ज्ञात लिखा जाता है और फिर अचर या दूसरे शब्दों में अज्ञात राशि। इसलिए हमने 30 को पहले लिखा है और x को बाद में। यहां पर भी हमने 20 को पहले लिखा और x को बाद में, x 20 न लिखें आप। अब देखें हम, यह सवाल बिल्कुल सीधा सीधा बन गया है प्रश्नावली 2.3 के अनुसार। तो हम देखें यहां 30x और 20x दो चर वाले पद हैं। हम धन 20x को दाहिनी तरफ से बाएं तरफ पक्षांतर कर दें और ऋण 12 को हम बाएं तरफ से दाहिनी तरफ पक्षांतरण कर रहे हैं। देखें हम 30x ऋण 20x बराबर 15 धन 12, तो बचा 10x बराबर 27। अब 10 का पक्षांतर, अब वही पुरानी विधि लागू होती जाएगी, तो 10 का पक्षांतर होगा तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 27/10। अगला सवाल देखें, x ऋण 5, चौथा सवाल है, x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5। इसको दो विधियों से किया जा सकता है, तिर्यक गुणा द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन अभी अपन एक विधि को ही पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। तो अभी अपन लघुत्तम निकाल रहे हैं हरों का, तो यहाँ पर हर है 3 और 5, लघुत्तम निकाला तो हमारे पास आया 15। हमने दोनों पक्षों में 15 का गुणा किया, तो x ऋण 5/3 को हमने कोष्टक में लिख दिया गुणित 15। इसी तरह बराबर x ऋण 3/5 गुणित 15, काट दिया तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ
3। अब इस 5 का गुणा इस x ऋण 5 में करेंगे और 3 का गुणा हम x ऋण 3 में करेंगे। अब देखें हम, अब गुणा करने पर हमें मिलेगा 5x ऋण 25 बराबर 3x ऋण 9। अब फिर वही सवाल आ गया 2.3 की तरह। तो अब यहां चर के दो पद हैं, 5x और बराबर में 3x। तो हम दाहिने पक्ष से 3x का पक्षांतर बाएं तरफ करेंगे और बाएं पक्ष से ऋण 25 का पक्षांतरण हम दाहिनी तरफ करेंगे। तो 5x ऋण 3x बराबर ऋण 9 धन 25, 2x बराबर 16। अब 2 का पक्षांतर हुआ तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 16 बटे 2 यानी 8। तो इस तरह से इसी का हम 8वां सवाल भी देखें। 15 कोष्टक में y ऋण 4 ऋण 2 कोष्टक में y ऋण 9 धन 5 कोष्टक में y धन 6 बराबर 0। हम सीधे सीधे कोष्टकों में गुणा करते हुए हल करेंगे। तो 15 का गुणा इस कोष्टक में करेंगे y ऋण 4 में, तो 15y ऋण 60। अब यहां ऋण 2 का गुणा करेंगे तो y ऋण 9 जो है इसके चिन्ह बदल जाएंगे प्रत्येक पद के। तो ऋण 2y धन 18, ये ध्यान रखना, यहां ऋण 18 ना लिखना। धन 5 का गुणा करेंगे कोष्टक में, 5y धन 30 बराबर 0। अब देखें हम, तो चर के 3 पद हैं, धन 15y ऋण 2y और धन 5y। तो पहले हम समान चिन्ह वाले देखें, धन धन, तो धन 15y और धन 5y तो हो गए 20y धन के, और ऋण 2y हमने लिख दिया। अब अंक देखें, ऋण 60 धन 18 धन 30। तो यहाँ धन के दो पद हैं, धन 18 और धन 30, तो हो जाएंगे 48 और ऋण 60 ज्यों कहते हैं। ऊपर हमने जिनको जोड़ा है उनमें हमने चर वाले में सिंगल निशान लगा दिया और अंक वाले में डबल। इस तरह से सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे सवाल सरल हो जाते हैं। अब देखें तो 20y ऋण 2y तो आ जाएगा 18y, ऋण 60 धन 48 तो आएगा ऋण 12 बराबर 0। अब यह सवाल 2.1 की तरह बन गया। ऋण 12 का हम पक्षांतरण दाईं तरफ कर दें तो 18y बराबर 12, तो y बराबर 12 बटे 18 कट जाएंगे, तो y बराबर 2/3। बच्चों इस तरह से आप 2.1, 2.3 और 2.5 प्रश्नावली के लगभग सभी सवाल कर डालिए, साथ ही उदाहरण भी कर डालिए। उदाहरण परीक्षा में 30% आते हैं। अब कुछ जो भी बच्चे हैं उनके पास हो सकता है पुस्तक ना हो, तो हम आपको साथ में पुस्तक की प्रश्नावली की फोटो कॉपी भी दिए दे रहे हैं। तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेकर के और कच्ची कॉपी में से आप पहले पूरे प्रश्नों को लिख लें और लिखने के बाद उनको हल भी कर लें। इसके बाद हम इनके उत्तर भी आपको इकट्ठे अध्याय 1 और 2 के इकट्ठे उत्तर की अगले वीडियो में हम भेज देंगे। तो इस तरह से आप बिना पुस्तक के भी सभी सवालों को कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा। यह है प्रश्नावली 2.3 और ये हैं उसके सवाल। हमारे पिछली वीडियो या सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और शिक्षा की पाठशाला के नाम से हमारा जो ग्रुप बना है स्कूल का, उसमें आप क्लिक करके हमारे पुराने वीडियो सभी देख सकते हैं। थैंक यू।